हेलो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ माइक्रो सर्विसेज और यू कैन से दैट फंडामेंटल ऑफ माइक्रो सर्विसेज। तो सबसे पहले माइक्रो सर्विसेज को समझने से पहले हमें मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज से पहले हम इसी को यूज़ करते थे। तो अगर मैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात करूँ, इसके डेफिनेशन की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, हम एक पूरी एप्लीकेशन का जो कोड होता है, उसका डिज़ाइन पैटर्न, उसका बिजनेस लॉजिक और उसकी जो भी डाटा एक्सेस लेयर होती है, उसको हम एक ही एप्लीकेशन के अंदर कोड करते हैं और उसको एक डिप्लॉय करते हैं एज ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं सबसे पहले, और आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि माइक्रो सर्विसेज क्या है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी और उसका डाटा मैनेजमेंट कैसे होगा। ये सब चीज़ें हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के प्रोज के बारे में बात करता हूँ। तो जो सबसे पहले है इसका सिंप्लिसिटी। अगर हम बात करेंगे कि सिंप्लिसिटी कैसे, तो देखिए, जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है ये बड़ा इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, और डेवलप करना और मेंटेन करना ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सारा का सारा कोड आपका एक ही एप्लीकेशन के अंदर है। उसके बाद डिप्लॉय करना भी इसको बहुत आसान है। और अगर मैं इसके दूसरे फ़ायदे की बात करूं, तो वो है इसकी परफॉर्मेंस। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि जब मेथड्स डायरेक्टली कॉल होंगे विद इन अ एप्लीकेशन, तो इसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद थोड़ी फास्ट होगी। और अगर मैं तीसरे इसके फ़ायदे की बात करूं, तो इजी टू डिप्लॉय, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा कोड एक ही एप्लीकेशन के अंदर कर रखा है, उसको एज अ डिप्लॉय करेंगे सिंगल यूनिट। और ये थोड़ा सा एज़ कंपेयर टू माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय करना भी बहुत आसान होता है। और अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहले इसका नुकसान है वो ये है इसकी स्केलेबिलिटी का। मतलब हम इसको, अगर हमारे पास मान लो यूज़र्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसको यूज़ करने वाले पीपल्स का अकाउंट बढ़ जाता है, तो उस केस के अंदर हम इसको थोड़ा सा स्केलेबल करना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है रिजाइलेंस। सो अब हमने पूरा कोड कर रखा है एक ही एप्लीकेशन के अंदर, तो अगर हमारा कोई कोड या कोई कंपोनेंट फेल होता है, तो पूरी की पूरी, हो सकता है पूरी की पूरी हमारी एप्लीकेशन ही क्रैश कर जाए। और अब हम मान लो उसको फिर जब बग को फिक्स करने के लिए भी हमें उसको डिप्लॉय करना है, तो फिर से हम उसको डिप्लॉय करेंगे, तो हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। मान लो हमारा कुछ बग आया है ओथ के अंदर, तो हम फिर से हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ेगा। जो इसका लास्ट मुझे नुकसान लगता है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम लिमिटेड से ही बात करेंगे। जो लास्ट वन है वो है टेक्नोलॉजी। एक्चुअली क्या होता है, हमने पूरा का पूरा कोड अब मान लो कि डॉट नेट या किसी और टेक्नोलॉजी या जावा के अंदर कर रखा है, और हम चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी जो न्यू टेक्नोलॉजी है पाइथन वगैरह या नोड के अंदर इसको अब मूव करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पूरे के पूरे कोड को न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना। तो आगे हम देखते हैं जो इसका ओवरऑल, जो हमारी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है वो ठीक है स्मॉल और मीडियम साइज एप्लीकेशंस के लिए, बट जब बात थोड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स की आती है या बड़ी एप्लीकेशन की आती है, तब ये हमारे लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। अब हम इसके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने इसको काफ़ी सिंपल बनाया है, क्योंकि ये जितना देखने में सिंपल लगता है, ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है भी रियल में भी वैसे इतनी ही सिंपल होती है। हम क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर उसका यूआई भी होता है, उसका बिजनेस लॉजिक भी होता है, और उसका डाटाबेस या
यू कैन से दैट डाटा एक्सेस लेयर भी हम वहीं पे रखते हैं, और ये इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर होता है। तो अब हम बात करेंगे माइक्रो सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले जो माइक्रो सर्विसेज के हम थोड़े डेफिनेशन और इसके भी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ है हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हमें मिलते ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माइक्रो सर्विस डेवलपमेंट अप्रोच इन्वॉल्व बिल्डिंग अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट एंड लूजली कपल्ड सर्विसेज। तो ये आप पढ़ लेना, मैं बताता हूँ आपको सिंपली इन द वर्ड कि हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के अंदर क्रिएट करते हैं, और इसके फ़ायदे हमें बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है इसका, फ्लेक्सिबल, मोर स्केलेबल। और अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी पूरी एप्लीकेशन फेल नहीं होती। मान लो मेरा जो नोटिफिकेशन सिस्टम है उसमें कुछ दिक्कत आ गई है और मेरी नोटिफिकेशन या मैं ईमेल सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उससे मेरी पूरी एप्लीकेशन इम्पैक्ट नहीं होगी, सिर्फ वो पार्ट इम्पैक्ट होगा। तो अब हम इसके कुछ फ़ायदों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है स्केलेबिलिटी। तो हम इसको, अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स और ट्रैफिक बढ़ता है तो हम इसको ईज़िली स्केल कर सकते हैं, ईज़िली इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इवन हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर या पर्टिकुलर थिंग के ऊपर हमारा ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को भी स्केल कर सकते हैं। मान के चलो हमारी एक सोशल मीडिया ऐप है, तो अब उसका एक ओथ डीबी है, दूसरा हम जब कोई भी लोग उसके अंदर पोस्ट करते हैं तो एक वो वाला डीबी है। तो हमने देखा कि जो हमारी ऐप है वो ट्रैफिक उस पर ज़्यादा आ रही है, तो जो हमारा पोस्ट वाला डीबी है जिसके अंदर हम उनकी पोस्ट और इमेजेस स्टोर कर रहे हैं उस पर वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ उस डीबी को ही स्केल अप कर सकता हूँ, और ओथ डीबी जितने साइज का मेरा था वो उससे ही मेरा काम चल सकता है। और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से अगर मैं बात करूँ, अब हर एक माइक्रो सर्विसेज को हम डिफरेंट फ्रेमवर्क को डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ बना सकते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय भी कर सकते हैं उनका। अब एक मान लो मैंने एप्लीकेशन नोड में लिख दी है और एक मैं डॉट नेट में लिख रहा हूँ, तो ये मुझे इसका फ़ायदा होने वाला है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाले, क्योंकि ये फ़ीचर, फ्लेक्सिबिलिटी वाला फ़ीचर आपको माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। बट अगर मैं बात करूँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में, तो मैं वहाँ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो सारा का सारा कोड है उसको एक साथ ही डिप्लॉय करना है और एक साथ ही उसका कोड करना है। और अगर मैं बात करूँ, जैसे मुझे डिफरेंट डिफरेंट डीबी भी यूज़ करने हो तो मैं नोड के साथ मोंगो डीबी अपना मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ डॉट नेट या किसी और टेक्नोलॉजी के साथ, मैं अपना आर डी बी एम एस का जो भी डीबी होगा वो मैं ईज़िली यूज़ कर सकता हूँ। जो अगला इसका प्रोज है वो है रिजाइलेंस। सो विद द माइक्रो सर्विसेज, अगर मेरी एक सर्विस फेल होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नोटिफिकेशन वाली सर्विस का मैंने एग्जांपल दिया था, तो अगर वो फेल हो भी जाती है तो मेरी एंटायर एप्लीकेशन के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपना जो और सर्विसेज है वो अपना काम एज इट इज़ करेंगी। और जो लास्ट और सबसे अच्छा इसका फ़ायदा है, ये लूजली कपल्ड होती है, और अगर एक सर्विस फेल हो भी जाती है तो पूरी एप्लीकेशन के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब हम थोड़ा इसके कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए, जब हम इसको बनाने की बात करते हैं या डिप्लॉय करने की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाता है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से, क्योंकि उसके अंदर हम पूरा का पूरा कोड एक ही जगह पे है और एक ही सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और इसको डिप्लॉय करेंगे। बट इधर ऐसा नहीं है, आपको हर एक सर्विस अलग अलग डिप्लॉय करनी है, और अलग अलग डिप्लॉय करने के लिए हम मेनली जो यूज़ करेंगे वो डॉकर का करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है अगर मैं कंपेयर करूँ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से।
और जैसे ही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उसके बाद थोड़ा सा ऑपरेशनल ओवरहेड भी इसका इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हर एक एप्लीकेशन को टेस्ट करना, उसको मॉनिटर करना, उसको लॉगिंग करना, ये सब चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। और जो अगले मैं इसके कॉन्स के बारे में बात करूँ वो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चैलेंज। जैसे ही हम माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट बनाना या शुरू करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजिंग आते हैं। जैसे सबसे पहले लोड बैलेंसिंग, और उसके बाद कि वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। अब ये तो है नहीं है कि वो जो सर्विसेज हैं वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो कम्युनिकेट भी करेंगी, फिर उनको वो भी देखना है कि उनको कम्युनिकेशन कैसे करवाना है। अब हम अगर मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो ये भी हम दो तरीके से करवा सकते हैं, एक सिंक और दूसरा एसिंक। एक्चुअली ये हमारे जावास्क्रिप्ट वाले या और प्रोग्रामिंग वाले सिंक असिंक नहीं है, ये माइक्रो सर्विसेज के लिए हैं। और आने वाले वीडियो में हम इन पे देखेंगे कि ये एक्चुअल में होते क्या है। और जो सबसे बड़ा इसका कौन सा है जिसमें हम फोकस भी रखेंगे इसी के ऊपर कि डाटा मैनेजमेंट के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आने वाले वीडियोस के अंदर। क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है कि हम माइक्रो सर्विसेज के अंदर डाटा कैसे मैनेज करें। अब हर एक, या तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तो ये होता है कि हम हर एक सर्विस के लिए एक डीबी अलग से सेपरेट क्रिएट कर दें, बट कुछ अप्रोच और भी हैं, वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। और जो सबसे लास्ट वाला है स्किल सेट रिक्वायरमेंट, तो देखिए जो माइक्रो सर्विसेज के ऊपर काम करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्किल होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर एक कोई बंदा नॉर्मल आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि अभी हमें इसको डिज़ाइन, डिप्लॉय और डेवलप ये सब चीज़ें करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। अब हम इसका एक बार आर्किटेक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ये थोड़ा सा मैंने इसको बनाया है और मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये माइक्रो सर्विसेज का जो आर्किटेक्चर है हमारा दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। और हमारी सर्विसेज होंगी, मान लो ये सर्विस ए है, सर्विस बी, सर्विस सी, सर्विस डी, और हर एक सर्विस का अपना एक सेपरेट डीबी है। और इस अप्रोच को हम कहते हैं डीबी पर सर्विस। और अब ये सर्विसेज जो होंगी आपस में भी कम्युनिकेट करेंगी एक दूसरे के साथ, तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो मैसेज ब्रोकर होंगे। और अगर मैं बात करूँ तो मैसेज ब्रोकर का सबसे कुछ एग्जांपल ये है, रैबिट एमक्यू है, काफका है, और जो हम आने वाले वीडियोस के अंदर मर्न स्टैक के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो हमारा नेट स्ट्रीमिंग सर्वर होगा। और इसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट आती है, अगर किसी सर्विस पर रिक्वेस्ट आती है और वो उसको रिस्पॉन्स देती है। अब क्या हम बात करने वाले हैं कि सपोज़ करो हमारी एक सर्विस डी है, किसी रीज़न से ये फेल हो जाती है, तो उसका इन सब सर्विसेज जो हमारे सर्विस ए है, सर्विस बी है, सर्विस सी है, इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं है। और अगर मैं इसके बग फिक्स की बात करूँ तो मैं डायरेक्टली वो मुझे थोड़ा सा और आसान होगा क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आने वाले वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे, जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है कि माइक्रो सर्विसेज के अंदर डीबी मैनेजमेंट और डाटाबेस मैनेजमेंट को हम कैसे करेंगे, कि हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसकी कम्युनिकेशन करवानी है सर्विसेज के अंदर, अब हमने ये सर्विसेज तो बना दी, अब ये सर्विसेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे। सपोज़ करो ये ओथ सर्विस है और ये मेरी पोस्ट की सर्विस है, ये हमारी एक सोशल मीडिया का आप मान लो आर्किटेक्चर है, ये ओथ सर्विस है मेरी। और जो दूसरी है ये मेरी पोस्ट वाली सर्विस है। अब मैं कोई पोस्ट डालता हूँ तो अब सबसे पहले कोई भी यूज़र है उसका ऑथेंटिकेशन तो यहीं चेक होगा, और जो उसको पोस्ट वो क्रिएट करेगा या उसको जो भी दिखेंगी वो इससे दिखेंगी। तो इन दोनों सर्विसेज को भी हमें आपस के अंदर कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, और वो हम देखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर।